Yeah. So hey guys, my name is Shoaib and I welcome all of you to the weekly analysis video. सारे स्क्रिप्ट्स की जो लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी थी। पहला जो था नेशनल अल्मोनियम, सेकंड वाज डिविस लेबोरेटरी, थर्ड ग्लैंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला हेल्थ केयर, पी फाइजर, पीएनसी इंफ्रा एंड सबसे एंड में था गोदरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी गोदरेज प्रॉपर्टीज। जैसा कि कल जो मैंने वीडियो डाला था सेक्टर एनालिसिस के ऊपर, उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि मैं फार्मा में मैं फोकस करूँगा फ़िलहाल। तो ज़्यादातर यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो फार्मा की है एंड नेशनल एल्युमिनियम एक कंपनी है जो फार्मा सेक्टर से बाहर की है, पीएनसी इंफ्रा बाहर की है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बाहर की है। ये तीनों है क्योंकि इन तीनों में मुझे कुछ एक ख़ास चीज़ दिखी एंड जैसा कि मैंने प्लान करा है, अगर प्लान वर्क करता है तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा बाकी की जो 3 कंपनी है फार्मा स्टॉक्स को छोड़कर। तो जो पहली कंपनी है वो है एनएससीएल। हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग, मैंने स्क्रिप्ट मैंने शेयर कर दिए थे। मैंने कहा था कि आप लोग भी खुद से इस पे एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस, और देखिए कि आप लोगों की एनालिसिस मैच करती है मेरी एनालिसिस से या नहीं। अच्छा, फर्स्ट थिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस अंदाज से या जिस वे से मैं एनालिसिस करता हूँ उसी वे में उसी तरीके से आप भी करो। सबका एक अपना तरीका होता है, कोई कुछ यूज़ करते हैं, कोई कुछ यूज़ करते हैं। बट जो मेरे तरीके से करते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये वीकली एनालिसिस वीडियो। तो खैर हम शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी जो है वो नेशनल एल्युमिनियम है। इसमें कुछ नहीं है, ऊपर है मैंने रेक्टेंगल से, ये जो ब्लू वाली रेक्टेंगल है मैंने उससे एक रेजिस्टेंस मार्क करा हुआ है। सेकंड यहाँ पे एक माइनर जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मार्क करा हुआ है। तो इसमें हुआ क्या, मैं फिर से मैं पाथ का यूज़ लूँगा। हुआ क्या, ये स्ट्रक्चर से बनकर आ रहा था, यहाँ से आप देखो स्टॉक नीचे आया, वापस से यहाँ पे गया एंड फिर ये हुआ, फिर अब ये ऊपर को जा रहा है। खैर, यहाँ पर उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ देखो, ये एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक हुआ, वापस नीचे, वापस से यहाँ पे नीचे आ गया ऊपर में डबल टॉप बनाने के बाद। फिर दोबारा से स्टॉक जो है यहाँ कहीं पर, यहाँ से इस जोन से स्टॉक ने वापस सपोर्ट लिया, दोबारा स्टॉक ऊपर गया, लेकिन देन टू इसने जो हाइस जो प्रीवियस बने हुए उसको इसने ब्रेक नहीं करा एंड स्टॉक वापस से नीचे आया। बट इस टाइम इसने कहाँ सपोर्ट लिया, जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पे, जो मैं कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ से स्टॉक ने खुद को संभाला, वापस से स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब मैं ये सपोर्ट हटा देता हूँ और ये मैं पाथ हटाता हूँ। अब आते हैं इस ऑरेंज वाले जोन पे। ऑरेंज वाला जोन मैंने क्यों मार्क करा है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक 1 2 3 4 1 2 4 यहाँ पे 4 सेशंस का कंसोलिडेशन था जो कि ब्रेक हुआ था, वापस से स्टॉक जो है वो उसी फेज में। तो अगर इस कंसोलिडेशन के ऊपर अगर NASCL खुद को सस्टेन करता है, एक अच्छा अगर हमें बुलिश कैंडल मिलता है, तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो प्रीवियस हाई जो इसका है 89 का, तो 88 से 89 का टारगेट ले सकते हैं। बट जिनका एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है तो वो इसको फर्दर तभी होल्ड करेंगे अगर 88 89 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, एक अच्छी कैंडल की अगर क्लोजिंग होती तब दे कैन गो फर्दर लॉन्ग ऑन NASCL। तो चार्ट वाज सिंपल, एनालिसिस वाज सिंपल। हम आते हैं डिविस लेबोरेटरीज में। डिविस लेबोरेटरीज में क्या है, मैंने सिंपल यहाँ पे एक ये मैंने जोन मार्क करा है। ये जोन आपको ऑलमोस्ट सारे स्क्रिप्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो सॉरी, इसमें मैंने एक जोन मार्क कर दिया है। यहाँ पे एक लेवल है 5250 का, वो क्यों मैंने मार्क किया वो मैं बताता हूँ। एंड ये जोन मैंने क्यों दिया है, क्योंकि आप देखो ये वो जोन है जिसको बार बार डिविस लेबोरेटरीज ने ब्रेक करने की कोशिश करी है। 14 अक्टूबर को ये ब्रेक हुआ। वॉल्यूम्स कितने थे, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, ख़राब मैं नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ही थे, मतलब एवरेज जो चलता रहा वही था। वॉल्यूम अब हटा देता हूँ मैं। बट ये काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट हुआ एंड वापस से स्टॉक जो है वो नीचे आ गया एंड यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके 4878 से वापस स्टॉक जो है वो ऊपर जाना चाह रहा है। तो एक बार फेक ब्रेकआउट हो चुका है, दूसरी बार स्टॉक जो है वापस से ऊपर जा रहा है एंड काइंड ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक ब्रेकआउट देगा एंड इस बार अगर ब्रेकआउट देता है तो सॉरी यार, अगर फिर से ब्रेकआउट देता है 5250 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है विथ नेग्लिजिबल विक, विक जो नहीं समझते हैं विक क्या होता है, तो विक हम इसे कहते हैं ऊपर की तरफ जो डंटी रहती है, अपने लैंग्वेज में डंटी कह रहा हूँ, उसे विक कहते हैं, और नीचे की तरफ जो डंटी रहती है उसे हम शैडो कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो अगर बहुत बड़ा विक नहीं रहता है, नेग्लिजिबल विक रहता है, इस कैंडल की तरह अगर
हमें कैंडल दिखता है इसके ऊपर, तो हम इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, जो कि काफ़ी एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो जस्ट उस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अदरवाइज जब ये स्क्रिप्ट को जब मैं रिकमेंड करूँगा अपने चैनल में, तो जो प्रीमियम चैनल है वहाँ पे हम टारगेट स्टॉप लॉस दोनों हम बता ही देते हैं, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट में अपडेट कर दूंगा। तो नथिंग सो मच इन दिस स्क्रिप्ट। डिविज लेबोरेटरी कुछ उतना था नहीं हैवी बताने लायक, बस ये माइनर चीज़ें। लुक, आप जितना अपने चार्ट को सिंपल और क्लीन रखोगे ना, आपको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा ट्रेड करने में। क्योंकि यार 10 चीज़ें खोल कर रखोगे, फिबोनाची खोल लोगे, आरएसआई खोल लोगे, स्टोकास्टिक खोल लोगे, 10 ईएमएस लगा दोगे, फिर सारी चीज़ें ना आपको कंफ्यूज कर सकती। सिंपल चीज़ रखो अपने चार्ट पे, कोई सा भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ो एंड सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करो। नेक्स्ट जो कंपनी वो है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में एक ट्रेंड लाइन भी बनकर यहाँ पे आ रहा है। एंड इसमें एक चीज़ और जो मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें आप देखो, इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल कर आ रहा है, लोअर लो, ये देखो ऊपर गया, वापस इस ट्रेंड को इसने टच करा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, स्टॉक यहाँ पे एंड अब यहाँ पे फिलहाल स्टॉक है। तो गाइस इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को ब्रेक करा इस कैंडल ने। अगर जो शॉर्ट करते हैं, मान लो ये, अगर मुझे नहीं पता ग्लैंड फार्मा एफएनओ स्टॉक है नहीं, फॉर एग्जांपल ये एक एफएनओ स्टॉक है एंड ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद, क्योंकि ये अच्छा कैंडल है ना, एंड इसने ये ब्रेक करा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मूव आएगा, बट वो हुआ नहीं। तो जैसा कि हमने पिछले डिवीज में देखा कि ऊपर की तरफ फेक ब्रेकआउट था, ये नीचे की तरफ एक फेक ब्रेकआउट था। जब हम टारगेट बड़ा लेकर चलते, इंट्राडे में बहुत अच्छा शॉट था ये। इंट्राडे में अगर ये एनालिसिस हमने अगर की रहती तो काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता था ये उस दिन का। खैर फिलहाल जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर मैं उसी पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो फिलहाल ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ एंड फिर यहाँ कहीं पे पता नहीं क्या था, यहाँ पे से स्टॉक ने सपोर्ट लेकर वापस से गया, इस ट्रेंड लाइन को छूकर वापस से ये ग्लैंड फार्मा नीचे आना शुरू हुआ एंड दोबारा से इस लेवल का जो है वो ब्रेकआउट हुआ ऑन द डाउनवर्ड साइड, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ केसेस ने सपोर्ट लेना शुरू हुआ। तो यहाँ पे एक फिर से एक लोअर लो बन गया एंड इसकी जो डायरेक्शन जो ट्रेंड बनकर आ रही है वो लोअर हाई की बनकर आ रही है, ठीक है। तो लेकिन अगर ये ग्लैंड फार्मा इस लेवल के ऊपर 3824 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है खुद को, तब एक यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्योंकि इसको अपना ये जो ट्रेंड इसे बनकर आ रहा है, अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो इसके लिए इस स्टॉक को फिर से यहाँ कहीं पे आना होगा, तभी फिर से नया एक लोअर हाई बनेगा, ठीक है, जो कि एक साइन होता है डाउनवर्ड मूव का, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो का। तो फिर से इसमें एक लोअर हाई बनना चाहिए, बट अगर लोअर हाई नहीं बन के एक यहाँ पे हायर हाई बनता है, अगर इस लेवल के ऊपर अगर एक हायर हाई बनता है तो फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है एंड फिर काफ़ी अच्छा ये ट्रेड हमें मिलेगा ग्लैंड फार्मा का। क्योंकि अच्छा, इसको आप तभी बाई करना जब कोई कैंडल की क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के बाहर होगी, तब ट्रेंड लाइन के बाहर अगर कैंडल की क्लोजिंग है तो फिर मैं अपडेट करूँगा स्टॉप लॉस वगैरह क्या होगा। बट सिर्फ चार्ट के बेसिस पे कैसे इसमें एंट्री लेनी है, ये यहाँ पे पहली बात तो ये सस्टेन करना चाहिए इस लेवल के ऊपर, एंड सेकंड थिंग, ट्रेंड लाइन के बाहर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए एंड हमेशा कैसा कैंडल होना चाहिए, विथ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ विक, बस सिंपल, और कुछ नहीं है ग्लैंड फार्मा में। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडीज, इसमें मैं पहले आता हूँ वीकली चार्ट पे। सॉरी, वीकली चार्ट में गाइस देखो सिंपल अपवर्ड मूव चल रहा है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर वापस से इस लेवल का ब्रेकआउट, फिर ऊपर वापस से आके प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन गया, उसका रीटेस्ट हुआ, फिर से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद स्टॉक वापस से नीचे आई। इस बार स्टॉक ने कहाँ पर आगे सपोर्ट लिया, जो प्रीवियस कंसोलिडेशन, जो पहला कंसोलिडेशन था वहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर से स्टॉक ऊपर गया, इस लेवल का जो प्रीवियस हाई था उसका ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ वीकली चार्ट पे, बट काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट था। उसके बाद वापस से स्टॉक जो है वो नीचे आ गया
एंड इस लेवल तक तो आ नहीं पाया 4130 पे, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टॉक कहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, 4659 पे स्टॉक ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी, जो कि कहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल पे है गाइस, इस लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने ऐड करा है अपनी वॉच लिस्ट में। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर भी प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये, अगर कंसोलिडेशन ब्रेक होता है इसके ऊपर तो स्टॉक जो है वो ऊपर जाना शुरू होगा, अगर कंसोलिडेशन ये ब्रेक होता है, क्योंकि आपने देखा है कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, ऊपर गया, उसके बाद फिर से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऊपर की तरफ देता है तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड रहेगा डिविस लैबोरेटरीज का ऑन दी अपसाइड। अब इसको हम देखते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में आप देखो कितना अच्छा ये प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये इतनी बड़ी विक देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी तगड़ा कंसोलिडेशन फेज में है ये। तो चांसेस कम ही होते हैं कि ईजिली ब्रेकआउट या ब्रेकआउट दे दे किसी भी साइड में। तो हाँ, अगर ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ तो इसका जो हाई है वो हम टारगेट बनाकर इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्दो what we all have to do at this point of time is to wait। हमने देखो, हमने प्लान तैयार कर लिया है। अब अगर मार्केट सॉरी, जब कल मार्केट ओपन होगा एंड मार्केट जैसा हमने प्लान करा है उसी के अकॉर्डिंग अगर चलता है, यानी कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। फिलहाल डिविस लैबोरेटरीज में सिर्फ इतना ही था। ये ज़्यादा सॉरी, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा था वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था समझाने के लिए। एंड इसमें डिवीज़ लैबोरेटरीज में सॉरी, डिवीज़ में बार बार कह रहा हूँ यार, डॉक्टर रेडी, सॉरी है डॉक्टर रेडी, डॉक्टर रेडी का ये चार्ट है। डॉक्टर रेडीज में जिस दिन भी ये ब्रेकआउट होता है तो उसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा ये ट्रेड रहेगा फॉर 6 to 12 months ऑफ, अगर वो होल्ड करना चाहे तो। नेक्स्ट वन इज कैडिला हेल्थ केयर, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक फ्रॉम फार्मा स्पेस। क्यों? इसका रीज़न ये है, जिनको याद होगा, जो काफ़ी वक्त से है मेरे चैनल में, काफ़ी मेरे मतलब इनिशियल टाइम से अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो कैडिला हेल्थ केयर वो पहली कंपनी थी जिसने मुझे मोर देन 60% का रिटर्न जिसने मुझे दिया था। एक सेकंड में देख लूँ यार कि इसने ओवरऑल मुझे कितना परसेंट का रिटर्न दिया था। हाँ, 50% का, सॉरी गाइस, 50% का। क्यों? क्योंकि उसमें हमने एक ट्रेड लिया था। जब ये ट्रेड लाइन बनकर आ रही थी, हमने ट्रेड यहीं पे लिया था। मैं ये वीडियो डालने के बाद मैं शेयर करूंगा कैडिला हेल्थ केयर का वो ट्रेड, और हमने इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया था। तो अब इसमें हो क्या रहा है एंड मैंने क्यों चूज़ करा है कैडिला हेल्थ केयर को फिर से, वो इसलिए गाइस क्योंकि आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना, कैडिला हेल्थ केयर कहाँ पर आ गया। कैडिला हेल्थ केयर फिर से आ गया है, जो इसमें सबसे बड़ा जो ब्रेकआउट आया था इस जोन का, वहीं पे आके कैडिला हेल्थ केयर फिलहाल अब ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मैंने लेवल्स मार्क कर दिए। यहाँ पर मैंने फिबोनाची का मैंने यूज़ किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क करे। तो अगर यहाँ पे हमें एक रिवर्सल कैंडल मिलता है, मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ। हाँ, डेली चार्ट पे 509 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, अच्छा कैंडल अगर क्लोज होता है, तो इसमें हम आंख बंद करके शॉर्ट टर्म के लिए, मैं स्विंग नहीं कर रहा हूँ, कैंडल कर मैं शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड एक ग्रोइंग कंपनी है, एक लीडर है, नहीं लीडर इस स्पेस में डिवीज हो गया है ना, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, बट कैडिला उस लेवल का नहीं है। बट कैडिला क्या भी एक ग्रोइंग कंपनी है, तो कैडिला को हम शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको रख सकते हैं। एंड कुछ नहीं भी तो 509 आपको इसमें आराम से 10% तो देखो, 10% तो इसमें आराम से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 10%, सॉरी यार, 10 से 20% इसमें आराम से मिलेगा। तो क्या इसमें हमें करना है, बस एक कैंडल क्लोज हो जाए 509 के ऊपर, सस्टेन कर ले अपने आप को,
फिर स्टॉप लॉस वगैरह जो है, जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वो रहता है जस्ट उस कैंडल के नीचे। बट जो सेफ ट्रेडर्स हैं, है ना, जिनको थोड़ा लंबा रखना है, वो अपना स्टॉप लॉस 489.50 या फिर 478.50 रख सकते हैं। एंड कैडिला हेल्थ केयर पे खास करके ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, एक सेकंड मैं ईएमए चेक कर लूँ। अच्छा, ईएमए से तो काफ़ी नीचे है ये फिलहाल। हाँ, तो गाइस कैडिला हेल्थ केयर फिलहाल यही था। पी फाइजर, क्या हुआ, नेट कनेक्ट है मेरा या नहीं है? कनेक्ट तो है, एक सेकंड गाइस। हाँ, पी फाइजर में कुछ नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल एक कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन को मैंने मार्क करा है, ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड, वी विल गो लॉन्ग। एंड क्यों गो लॉन्ग, मैं क्यों कह रहा हूँ कि एकदम खरीद लो, अगर ऐसा होता है तो एकदम खरीद लो ही, क्योंकि मैंने ये चीज़ मैंने कल शेयर करी सेक्टर एनालिसिस वीडियो में, जहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि निफ्टी फार्मा कितने इंपॉर्टेंट लेवल पे है एंड वहाँ से निफ्टी फार्मा ऊपर जाएगा, है ना, वो चीज़ मैंने शेयर करी थी। तो और कल ही मैंने कहा था कि मैं फार्मा सेक्टर से मैं कुछ कुछ अच्छे स्टॉक्स निकाल कर लाऊंगा, एंड जिस भी स्टॉक में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो डीवीज में मैंने अपॉर्चुनिटी दिखाया, कैसे उसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी, ग्लैंड में दिखाया, डॉक्टर रेड्डीज में दिखाया, कैडला में दिखाया, एंड अब पी-फाइजर में दिखा रहा हूँ, जो कि आखिरी कंपनी फार्मा स्पेस से। तो इसमें चलो यार, मैं ज़रा एक सेकंड में इसमें पाथ बना कर देखता हूँ कि पाथ में कुछ समझ में आता है क्या। ज़रा मुझे यार थोड़ा टाइम देना इसको बनाने के लिए। ये चीज़ है, हायर हायर लो हायर हाई, नहीं हायर हाई तो नहीं बना, डबल टॉप बना, फिर से ऊपर गया, यहाँ पर एक फिर से न्यू हाई बना, फिर नीचे स्टॉक आया, रिटेस्ट हुआ, पुल बैक, फिर से न्यू हाई, उसके बाद न्यू हाई तो नहीं है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा मेरे ख्याल से पी फाइजर में। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट भी इसमें ब्रेक हो गया। हाँ ठीक है। वही कैडिला हेल्थ केयर में क्या है, जैसा कि मैंने पाथ बनाकर मैंने देखा, अगर स्टॉक इस कंसोलिडेशन फेज जो इसका है, जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है खुद को, अगर इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तब फिर ये लेवल जो इसका है ना, जो कि मैंने कहा जहाँ से इसको पहले सपोर्ट मिल रहा था, वो वापस से इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके ऊपर उठना शुरू होगा। ठीक है, क्यों मैंने ये मार्क करा, क्यों ये लेवल, क्योंकि ये जो गाइस ये थे, ये पहले के सपोर्ट है, काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। तो पी फाइजर में अगर आप अगर इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो हम इसे बाई कर सकते हैं। बट अगर नीचे की तरफ हुआ तो क्या हुआ, नीचे की तरफ मैंने दो लेवल्स मार्क करे हुए, ये भी मैंने फिबोनाची के हेल्प से मैंने ये लेवल्स जो है वो मैंने मार्क करे हुए फिबोनाची की मदद से। एक है हमारा 4335, नेक्स्ट है हमारा 4769। हाँ, तो मैंने इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैंने यूज़ करके मैंने ये दो लेवल्स मैंने निकाले। एक तो खैर समझने वाली चीज़, ये चार्ट में दिख रहा है कि ये तगड़ा सपोर्ट है यहाँ पे 4335 का। तो अगर ऊपर की तरफ नहीं होगी, नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है, तो इंट्रा डे में हमें ये टारगेट मिल सकता है 4769 का। इंट्रा डे में नीचे की तरफ हमें ये टारगेट मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ मिल सकता है, मिलेगा ही नहीं। तो ये इन दोनों सेंटेंस में फ़र्क है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे स्टॉक आता है, ठीक है, इंट्राडे में मे भी आपको ये टारगेट मिल जाए, बट मान लो मंडे को सपोज मंडे को नीचे ब्रेकआउट हुआ एंड ट्यूसडे को यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनता है, विल गो लॉन्ग। मान लो ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया एंड स्टॉक आ गया यहाँ कहीं पे, तो फिर यहाँ कहीं पे मान लो किसी दिन भी आ गया, किसी दिन भी मान लो ये आ गया XYZ, मान लो Y को यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंड Z को एक रिवर्सल कैंडल हमें दिख जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छी क्लोजिंग के साथ, तो हम यहाँ पे इसको बाई करेंगे। एंड यहाँ कहीं पर अगर हम इसे बाई करते हैं तो वो तो मैं चैनल में बता ही दूंगा कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या होगा, अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो फिर इसमें हम कैसे एग्जिट करेंगे।
ठीक है गाइस। तो पी फाइजर में सिंपल है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, टारगेट स्टॉप लॉस तो बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट सॉरी अपडेट हो जाएंगे। बट अगर ये प्लान वर्क नहीं करता, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो मैंने बताया 4769 पे हमें क्या करना है एंड 4335 पे हमें क्या करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा, इसमें आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा पीएनसी इंफ्रा में। सॉरी यार। पीएनसी इंफ्रा ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, पुल बैक, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, पुल बैक, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, राइजिंग चैनल, उसके नीचे यहाँ पे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट एंड 330 का जो प्रीवियस सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, स्टॉक ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है 324.40 में फ्राइडे के दिन। सिंपल। अब आइए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट ऑन द डाउनवर्ड साइड, ये लेवल जो था प्रीवियस सपोर्ट एज पर दी वीकली चार्ट 330 का वो ब्रेक हो गया, स्टॉक ने उसके नीचे क्लोजिंग दी एंड काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है टू बी ऑनेस्ट ऑन दी डाउन साइड। जैसे हम अपसाइड में बात करते हैं ना कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है लॉन्ग जाने के लिए, तो शॉर्ट जाने के लिए स्टॉक ने अच्छी क्लोजिंग दी, बट यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट है काइंड ऑफ। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया नहीं क्योंकि परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बनकर आ रहा था, अदरवाइज यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, तो कहीं से भी इसमें यहाँ कहीं पे पुल बैक आ सकता है। बट अगर यहाँ कहीं पे इस जोन पे अगर कहीं पे भी पुल बैक आता है तो हमें हमें वहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। हम एंट्री कब लेंगे, जब 330 के ऊपर सस्टेन करेगा, अच्छी कैंडल रहेगी, क्लोजिंग अच्छा रहेगा, विक कम रहेगा एंड वॉल्यूम में थोड़ा सा हमें मतलब एवरेज वॉल्यूम जो चलता हुआ आ रहा होगा उससे ज़्यादा अगर वॉल्यूम रहता है तो वी विल गो लॉन्ग। टारगेट स्टॉप लॉस उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। बट व्हाट इफ पुल बैक नहीं आता, रिवर्सल कैंडल नहीं बनता है, स्टॉक यहाँ से रिवर्स करके ऊपर उठना शुरू नहीं होता है, हमारे पास एक और लेवल है 287.50 का, ये भी मैंने मार्क करा है यहाँ। यहाँ पर एक सपोर्ट है वो देखकर, तो यहाँ कहीं पे आता है मतलब अब ये भी पीएनसी इंफ्रा मुझे नहीं लगता कि एफएनओ में होगा, तो इसमें बस हम कैश में ही काम कर सकते हैं इक्विटी में। तो यहाँ कहीं पर आके अगर पुल बैक अगर स्टॉक में मिलता है एंड एक सेकंड, इसमें शायद 200 EMA आ रहा है, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने निकाला। देखो गाइस यहाँ पे क्या रहा है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। वहाँ पे खैर यहाँ पे गाइस 287.50 पे क्या आ रहा है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है। तो चांसेस ये रहते हैं, देखो इंडिकेटर्स का यूज़ हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए करते हैं, इंडिकेटर्स को देख के ही सिर्फ आप एंट्री या एग्जिट नहीं ले सकते, स्पेशली जब आपका शॉर्ट टू मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रहता है। तो इंट्राडे में आप इंडिकेटर्स के थ्रू आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो, वो भी उतना नहीं, हमेशा इंडिकेटर यूज होता है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में। यहाँ पे मुझे दिखा 287.50 विदाउट इंडिकेटर, मुझे यहाँ पे दिखा कि अच्छा सपोर्ट है, इसको कंफर्म किसने करा, इंडिकेटर ने। कौन सा इंडिकेटर, 200 EMA ने यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन दी कि यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है। तब चांसेस क्या है कि यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा ये स्टॉक, हो सकता है सपोर्ट ब्रेक हो जाए, हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए, बट व्हाट इफ यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रिवर्सल कैंडल बनता है एंड अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो हम आंख बंद करके हम इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारे पास है, टारगेट हमारे पास है, मतलब जब हम एंट्री लेंगे उस टाइम तो रहेगा ही, क्योंकि विदाउट टारगेट विदाउट स्टॉप लॉस हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो भाई देखो, दो ही चीज़ें होती है ट्रेडिंग के बाद, या तो टारगेट अचीव होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। भाई मार्केट ही सब कुछ है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जो हमारे से जो मार्केट कह रहा है हमें वो सुन के हमें वो काम करना है। अगर बस हमें ट्रेड प्लान करनी है, बाकी दो ही चीज़ें होंगी, आरआर हमें अपना मेंटेन करना है, अदर 1:1 या फिर 1:2 का, और जितना हमें रिस्क लेना है हम उतना ही रिस्क उठाएंगे एंड जो भी होगा यार उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। बट ये एक अच्छा ट्रेड रह सकता है पीएनसी इंफ्रा, ठीक है। एंड स्पेशली मैं तो चाहूँगा कि ये इस लेवल तक है एंड यहाँ पे, क्योंकि आरआर हमें बहुत ही अच्छा आरआर हमें यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 200 EMA भी यहाँ पे है, तो ज़्यादा कुछ और है नहीं इसमें पीएनसी इंफ्रा में समझाने के लिए। आई होप मैं फास्ट नहीं हूँ एंड मैं स्लो ही चल रहा हूँ।
Last one is last one is Godrej Properties. टू बी ऑनेस्ट, Godrej Properties में मैंने प्योरली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैंने यूज़ करा है ये लेवल्स मार्क करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, ये सारे लेवल्स जो हैं वो फिबोनाची के हेल्प से मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, स्टॉक आप कह सकते हो यहाँ पे भी एक फेज़ है इसका। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फेज़ दिख रहा है, बट जैसा कि मैंने सारी कंपनीज में कहा, रिवर्सल, गुड कैंडल, नेग्लिजिबल विक, राइज इन वॉल्यूम, गो लॉन्ग। नहीं हुआ, ये भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे आया, मान लो पुल बैक, रिवर्सल कैंडल, गुड कैंडल विथ नेग्लिजिबल विक, वॉल्यूम स्पाइक, गो लॉन्ग विथ योर स्टॉप लॉस। नहीं हुआ, ये भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आ जाए तो भाई साहब यहाँ पर तो मतलब अगर कैश लेकर अगर आप बैठे हुए हो, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंड दिमाग में ये चीज़ भी आएगी कि अरे यार होल्ड करते हैं ना, नीचे एक और सपोर्ट है, कोई बात नहीं, यहाँ से सपोर्ट लेकर चल जाएगा। कुछ लोगों की मेंटालिटी ये रहती है, मेरी भी कभी कभी ये मेंटालिटी बन जाती है। जब ओवरऑल मार्केट गिर रहा होता है तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती, कोई नहीं यार होल्ड कर लेते, क्यों हमें हटना है लॉस में, जबकि नीचे सपोर्ट है, वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रिस्क बड़ा है, यहाँ पे रिस्क बड़ा है, यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। इन दोनों कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्क बहुत कम रहेगा। तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट Godrej प्रॉपर्टीज ऑन दिस लेवल rather than दिस लेवल। अच्छा, अब मैं क्यों चाहता हूँ कि ये इस लेवल पे आ जाए। पहला रीज़न तो है क्योंकि हमें आरआर बहुत अच्छा मिलेगा, बट अगर आप इसको वीकली चार्ट में देखोगे ना तो सडनली ये स्टॉक जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया था, काफ़ी ऊपर गया है। इसको मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। ये जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेक होने के बाद स्टॉक 60% ऊपर। तो 60% ऊपर होने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता है, एंड ज़रूरी नहीं है गाइस कि ये इस लेवल तक आएगा, बट अगर इस लेवल तक आता है ना तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट सच अ गुड स्टॉक एट अ रीजनेबल रेट। यहाँ पे हमें लग सकता है एक्सपेंसिव है थोड़ा, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, नॉट फंडामेंटली। फंडामेंटली मैं नहीं कह रहा एक्सपेंसिव है, क्योंकि देखो यार, मैं जो भी हूँ यार, मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ, तो मुझे अभी वो पैरामीटर्स नहीं पता है फंडामेंटल में जिसके मदद से हम ये बताते हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन हम कैसे पता करते हैं। तो मुझे फंडामेंटली नहीं पता कि स्टॉक की वैल्यूएशन हम कैसे जज करते हैं, बट टेक्निकली यहाँ पे रिस्क बड़ा है, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। यहाँ पर रिस्क बड़ा लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है। यहाँ पे मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इस स्टॉक को अच्छे प्राइस पे एक्यूमुलेट करने की, फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड काफ़ी अच्छा स्टॉक है Godrej प्रॉपर्टीज़ का। एंड जो रियलिटी सेक्टर है वो अभी बूम में है, तो इट विल बी अ नाइस बेट, एंड आई विल लव कि Godrej प्रॉपर्टीज़ इस लेवल तक आए। बट अगर यहाँ पे हमें अगर अच्छा कैंडल रिवर्सल अगर हमें यहीं पे दिख रहा है तो हमें एंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ पे दिखेगा तो हमें एंट्री लेनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हम एग्जिट करेंगे दोबारा, फिर किसी भी लेवल पे हम जो है एंट्री लेंगे। So this is it, guys. We have discussed Godrej Properties, PNC Infra, P Pfizer, Cadila, Dr. Reddy, Client Pharma, Lewis Laboratory and नेशनल एल्यूमिनियम। इस पे सबसे ज़्यादा नज़र आपको रखनी है Godrej प्रॉपर्टीज़ में। पीएनसी इंफ्रा ठीक है, इसको आप इंट्राडे में शॉर्ट के लिए आप इसको देख सकते हो। आप अपनी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी उस पे आप जज कर लेना पीएनसी इंफ्रा को कि इट विल बी अ गुड शॉट और नॉट। तो पीएनसी इंफ्रा में मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा पीएनसी इंफ्रा में, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं चाहता हूँ कि स्टॉक जो है वो इस लेवल तक आए। नेक्स्ट वन इज़ पी फाइज़र भी ठीक है, अच्छे स्ट्रक्चर में है। कैडिला हेल्थ केयर नो डाउट टॉप पे रहना चाहिए इस हफ्ते। डॉक्टर रेडीज़ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम थोड़ा सा साइड भी कर सकते हैं। मतलब हम डॉक्टर रेडीज़ को हम गोदरेज के बाद कैडिला के बाद हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं डॉक्टर रेडीज़ को, बट फर्स्ट में कैडिला एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ग्लैंड। यार ये हो क्या है मेरा काफ़ी ग्लैंड फार्मा
नेक्स्ट 1 और 2 सेशंस में अगर ट्रेड, अगर फार्मा स्पेस अगर अच्छा अगर अपवर्ड मूव दिखाता है तो चांसेस रहेंगे कि ये सस्टेन करे सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड रन का ब्रेकआउट भी होता है। तो थर्ड में आप ग्लैंड फार्मा को रख सकते हो। डीवीज लेबोरेटरी भी, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी आपको मूवमेंट 1 से 2 सेशंस में आपको देखने को मिल सकता है। 1 से 2 सेशंस में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे चांसेस है कि हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, अगर जैसा मैंने कहा है अगर सस्टेन कर लेता अपने आप को इसके ऊपर। तो NACL में इसका तो मैंने पहले भी शेयर करा था, NACL का मैंने फोटो शेयर कर रखा है, तो नथिंग मच टू डिस्कस, क्योंकि यार वीडियो भी ज़्यादा लंबी होती है इस वजह से, एंड कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो देखना, तो खैर सबका ख्याल रखना ज़रूरी है। So yeah guys, this is it from my side. I hope you all are loving my work, and जो भी यार मैं जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, स्क्रिप्ट्स को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा होगा। इट डजेंट मैटर वेदर आप पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो मेरे कॉल से या मेरी स्क्रिप्ट से, बट एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ और जो मेरा मोटिव रहता है ये ऐसे वीडियो बना के ये चीज़ें शेयर करने का पब्लिक में आप लोगों के साथ, यार मैं सच कह रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट मोटिव रहता है वो ये रहता है कि मैं आपको एडुकेट करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि भाई देखो ये चीज़ रहती है, ये चीज़ देखकर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं अपॉर्चुनिटीज़ निकाल कर लाऊँ। एंड मैं सिर्फ स्टॉक के नाम भी मैं शेयर कर सकता हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, बट ऐसे वीडियो बनाकर सारा सारा स्ट्रक्चर समझाना आप लोगों को, उससे क्या है आप लोग सीखते हो, आप लोग नई चीज़ सीखते हैं, एंड आप लोग मतलब आपके नॉलेज में इजाफा होता है। तो ये जो है ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करती है अपने इस वर्क को कैरी फॉरवर्ड करने का। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो पूरी तरह से देखो, एंड एज यूजुअल अगर कुछ भी गलती आपको दिखे मेरी एनालिसिस में, कुछ मैंने गलत बताया हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।